दिल्ली में हर साल अलग अलग मांगों को लेकर लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये लोगों का हक भी है, लेकिन अगर आंदोलन को किसी खास मकसद से हिंसक बना दिया जाए तो इसकी मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसा ही का आंदोलन दिल्ली में नीट परीक्षा धांधली को लेकर शुरू हुआ, लेकिन वक्त के साथ यह आंदोलन हिंसक हो चला। मॉनसून सत्र के दौरान सीजेपी ने संसद चलो मार्च निकाला, जिसमें पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, पुलिस वालों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी शांति व्यवस्था बनाने के लिए थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपना फर्ज निभा रहे पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए। पुलिसकर्मियों को हिंसक भीड़ ने गिरा गिरा कर मारा। एक एक पुलिसकर्मी के ऊपर कई कई लोग मारने पर उतारू थे। ये तस्वीरें कह रही हैं। इस मारपीट में अफसर समेत 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, उन्हें चोटें आई हैं। नीट परीक्षा का मामला कैसे हिंसक हो गया, और आप संसद के भीतर क्यों जाना चाहते हैं, जहां देश के माननीय पॉलिसी मेकर्स रहते हैं, आप वहां पर घुसकर क्या करना चाहते हैं? कल को विदेश नीति पसंद नहीं आएगी तो विदेश मंत्रालय में घुस जाएंगे। कल को सेना का अगर आचरण ठीक नहीं लगेगा तो क्या आप डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर घुस जाएंगे? ये तस्वीरें आपकी वॉल पर दिखा रहा हूं, ये देखिए किस तरह से पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ये उपद्रवी कैसे एक पुलिस वाले को घेर कर मार रहे हैं, और ये सो कॉल्ड प्रदर्शनकारी कल ये बयान दे रहे थे कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। एक एक पुलिस वाले को दर्जनों दर्जन लोग मिलकर मार रहे हैं। नीट परीक्षा लीक का मामला हिंसक कैसे हो गया? ये पत्थरबाजी देखिए, जैसे लग रहा है कि जैसे कश्मीर में जैसे पत्थरबाज एक्टिव हुए थे, दिल्ली में भी ये पत्थरबाजी गैंग एक्टिव हो गया। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। जायज है, पेपर लीक का मामला बहुत गंभीर है, कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग स्टूडेंट कर रहे हैं, उस पर भी विचार होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? इतनी हिंसा, संसद भवन उखाड़ देंगे, नेपाल बना दिया जाएगा। ये साहब इसको नेपाल बनाने की धमकी दे रहे हैं। सड़कों पर उतरे ये लोग, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा। संसद भवन से क्या दुश्मनी है आपको? आपको नीट परीक्षा लीक के दोषियों को सजा दिलवानी है। धर्मेंद्र प्रधान से आप नाराज हैं, लेकिन दिल्ली को कल क्यों इतना टॉर्चर सहना पड़ा? सड़कें क्यों जाम आपने की? और देखिए एक और तस्वीर, ये लड़का भी कह रहा है नेपाल बना दिया जाएगा। अब देखिए कैसे ये सब के सब मिलकर पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस को मार पीट रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को वहां रोकने गई थी, पत्थरबाज कहां से पहुंचे दिल्ली के भीतर? और आप स्टूडेंट है भाई, हाथ में ईंट पत्थर उठा लो। ये देखिए, ये बातें वहां पर प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, और ये प्रदर्शनकारियों के नुमाइंदे कह रहे थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। चलिए कंटेंट पर आते हैं, थोड़ा ग्राफिक्स भी बता देता हूं आपको कि दिल्ली में नीट पेपर के बहाने क्या कुछ हो रहा था। जी हां, नीट परीक्षा के नाम पर आंदोलन हिंसक क्यों हुआ? यह सवाल इंडिया न्यूज पूछ रहा है कि आप तो स्टूडेंट थे, परीक्षा को लेकर नाराज थे, फिर आंदोलन क्यों इतना एग्रेसिव हुआ? संसद भवन को बंधक बनाने की जिद क्यों? पार्लियामेंट से क्या लेना देना है आपको? सवाल नंबर 3 दर्शकों, जिस पर हम चर्चा भी करेंगे पैनल के साथ, पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी किसके इशारे पर की गई? क्यों पत्थर चलाए पुलिस वालों पर आपने, अगर आपका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बातचीत के बीच पत्थरबाजी क्यों की गई? क्यों? जब वहां पर जेपी नड्डा साहब मिल रहे थे कुछ पार्टियों के प्रतिनिधियों से, फिर पत्थरबाजी यहां क्यों हो रही थी? सवाल नंबर 5, क्या सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है? दिल्ली में मीडिया का जमावड़ा है, मीडिया की कवरेज बड़ी मिलेगी, इसलिए क्या यह सारा नाटक होता रहा? आंदोलन के लिए विदेशों से क्या फंडिंग हो रही थी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। यह किसका टूल किट था जो दिल्ली में एक्टिव हुआ? ये कौन लोग थे जो कह रहे थे आर्टिकल 370 को हम दोबारा लाएंगे? ये कौन लोग थे जो कह रहे थे कि पत्थर बरसाएंगे? दिल्ली में कश्मीर वाला पैटर्न क्यों दिख रहा है? ये तो स्टूडेंट थे ना, इन्हें तो परीक्षा से शिकायत थी, पेपर लीक से शिकायत थी, एजुकेशन सिस्टम से शिकायत थी, फिर पत्थर क्यों बरसे? सीजेपी आंदोलन में कश्मीर की तरह पत्थरबाजी क्यों हुई? क्यों यह कश्मीर वाला पैटर्न दिल्ली में देखने को मिल रहा है? ये कौन लोग हैं जो दिल्ली को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन स्टूडेंट को भी? आंदोलन में पत्थर कहां से आए, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है कि ये जो पैटर्न देखने को मिला, प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े, बैरिकेडिंग तोड़ने लगे, पार्लियामेंट की तरफ क्यों जाना था आपको? आपको एक स्थानिक एक जगह मिली थी, वहां प्रदर्शन करते, और आपको
प्रदर्शन करना ही था तो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होने की कोशिश क्यों? इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। वो पुलिस जो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए खड़ी थी बैरिकेडिंग पर, उन पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा गया, उन पर भी पथराव हुए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरह से पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। अगला सवाल, 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी कैसे हो गए? अगर आपका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो क्यों सेना, पुलिस, फौज आपके हंगामे की भरपाई करे? क्यों करे? संसद मार्च में विदेशी कनेक्शन और एक बड़ी टूलकिट साजिश का एक एंगल सामने आया है। जी हां, वो क्या एंगल है जिसकी सुरक्षा एजेंसियां जांच भी कर रही हैं? संदिग्ध हैंडल्स के जरिए फैलाई गई भ्रामक जानकारी, जिनमें से कुछ अकाउंट्स विदेश से ऑपरेट हो रहे थे, संचालित हो रहे थे। इसमें साफ साफ लिखा है कि आंदोलन के दौरान यदि कोई मरता है तो सरकार पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। जी हां, ये तस्वीरें देखिए, पुलिस की गाड़ी को पलट दिया गया, उलट दिया गया। सुनिए, ये देखिए कैसे एक रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को सब लोग मिलकर मार रहे हैं। ये देखिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन ऐसा होता है। अभिजीत दीपिके वहां पर खड़े हैं और ये देखिए, और अगर पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए लाठीचार्ज ना करें तो क्या करें? मार खाते रहें, सिर उड़वाते रहें, हड्डियां तुड़वाते रहें। जहां हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी एक पुलिस वाले को घेर कर मार रहे हैं। ये देखिए, ये होता है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस की गाड़ी को पलट दिया गया। ये है हमारे शांतिपूर्ण छात्र जिनको नीट परीक्षा पेपर लीक की चिंता है, जिनको एजुकेशन सिस्टम की चिंता है। ये देखिए, ये प्रदर्शन होता है। ऐसे प्रदर्शन किया जाता है जब पर्चे लीक हो जाएं तो आप जाइए, पुलिस की गाड़ियां उलट दीजिए, संसद के अंदर दाखिल हो जाइए, जहां पॉलिसी मेकर्स रहते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अखिलेश यादव जी हैं, डिंपल यादव जी हैं। ये तमाम लोग वहां पर हैं जो माननीय है देश के। आप संसद के अंदर घुस जाइए, तस्वीरें देखिए कैसे कैसे मारा जा रहा है। एक रैपिड एक्शन फोर्स का जवान पब्लिक के बीच में था, भीड़ में, और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। इसे अहिंसक प्रदर्शन कहते हैं। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, चर्चा होगी। आज चर्चा होनी भी चाहिए। स्वागत कीजिए सुधांशु मित्तल साहब का, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेदभूषण शर्मा जी मेरे साथ हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु मित्तल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। छात्र कह रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में खामी है, अंडरस्टूड। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, अंडरस्टूड। पेपर लीक को लेकर नाराज है, अंडरस्टूड। कुछ स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की, अंडरस्टूड। तो क्या इसके एवज में आप पार्लियामेंट में आग लगा देंगे? कल को सेना की, डिफेंस मिनिस्ट्री की पॉलिसी पसंद नहीं आई तो क्या आप सेना भवन में दाखिल हो जाएंगे? कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर पॉलिसी पसंद नहीं आई तो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक को आग लगा देंगे? कल को राष्ट्रपति की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो राष्ट्रपति भवन में घुस जाएंगे गेट तोड़कर? ये जो प्रॉक्सीज काम कर रहे हैं सर दिल्ली की सड़कों पर, मैं उन पार्टीज के नाम नहीं लूंगा, इन प्रॉक्सीज को उकसाया जा रहा है और इसका हर्जाना हम और आप भर रहे हैं, दिल्ली के लोग भर रहे हैं। सुधांशु जी, मुझे लगता है कि जो अराजकता कल देश को देखने को मिली, उसके खिलाफ तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की अराजकता को हम लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? पहले दिन से गैर कानूनी चीजें हो रही हैं, लेकिन संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने एक लॉन्ग रोप, जिसको कहते हैं, दे दिया। लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है? लॉन्ग रोप का मतलब यह है कि देश को जो है आप ब्लैकमेल कर लेंगे, आप हिंसा के जरिए कैसा भड़काने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम वो सारे नेता जो कल इलीगल असेंबली का पार्ट थे, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने नेताओं ने आके, देखिए यहां पे सेक्शन 144 जो पुराना था आईपीसी का, वो लगा हुआ था। यहाँ पे 5 जनों से ज्यादा की कोई भी असेंबली जो थी वो गैर कानूनी थी। जिन जिन नेताओं ने आके यहाँ पे
कानून का उल्लंघन करा, यहां पे भड़काया, जिन्होंने हिंसा के लिए लोगों को उकसाया, उनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो मुझे लगता है सरकार अपनी जिम्मेदारी में कहीं पूर्णता परिपक्व नहीं की तरह से नहीं उतर रही है। ऐसे कैसे चलेगा देश? क्या देश में खुलेआम ऐसे नारे लगाए जा सकते हैं कि नेपाल बना देंगे हम देश को? सरकारों के खिलाफ इस तरह की साजिश करी जा सकती है, इस तरह हिंसा होती है, और फिर कहा जाए पुलिस मार रही है। अच्छा, पुलिस के पास क्या क्या दूसरा समाधान है? आप लेटा लेटा के, दौड़ा दौड़ा के पुलिस पे पत्थर मार रहे हैं, उनके जवानों के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, और उसके बाद ऊपर से ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज करा। अच्छा, क्यों नहीं करना चाहिए? कोई गैर कानूनी काम अगर हो रहा है, अगर 144 का उल्लंघन हो रहा है, तो पुलिस का उत्तरदायित्व क्या है? मैं तो दिल्ली पुलिस को बधाई देना चाहता, बधाई तो क्या कहूँ, मैं दुखी हूं। उन्होंने बहुत ज्यादा संयम से इसमें काम लिया। कि संयम किस बात का है? गैर कानूनी चीज को अगर किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कानून का उत्तरदायित्व है पुलिस के ऊपर। इसलिए आज जो जने इनके साथ सहानुभूति दिखाएं, जो जने इस सारे कार्य को के पक्षधर दिखे, उनसे पूछना है वो देश के साथ खड़े हैं, वो कानून के साथ खड़े हैं या अराजकता के साथ खड़े हैं? वो किसके साथ खड़े हैं? देश के पार्लियामेंट में आपको जाने का हक है, लेकिन व्यवस्था जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसमें बिना इजाजत नहीं जा सकते हैं आप। और ये बात कानून ने स्पष्ट कर रखी है, कोर्ट ने स्पष्ट कर रखी है कि आप बिना इजाजत के नहीं कर सकते हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन्ड। अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति की आजादी, अपनी खिलाफत की आजादी जो है, उसमें संयम है। उसमें यह है कि पब्लिक ऑर्डर नहीं, उसका उल्लंघन हो सकता है। आपको कानून के हिसाब से ही हर चीज कर सकते हैं। यह कहना कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है, या अगर हम खिलाफत करना चाहते हैं तो वहां हक है, हाँ हक है, लेकिन सीमाओं के दायरे में। आप सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। और जिन्होंने सीमाओं का उल्लंघन करा है, मैं चाहता हूं हर एक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 100 इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले घायल हो जाएं, और पकड़े कितने लोग गए? मैं पुलिस से मांग करता हूं, इन सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ऐसे कैसे देश चलेगा? जो कल नंगा नाच हुआ है हिंसा का, जो अराजकता का नंगा नाच हुआ है, उसको अगर कोई भी समाज उसको टॉलरेट करता है, कोई भी व्यवस्था अगर उस चीज को होने देती है, तो मुझे लगता है व्यवस्था अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रही है। ठीक है। सुमैया राणा मेरे साथ जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सुमैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, बिल्कुल बाबुलंद आ रही। सुमैया जी, मेरा एक सवाल था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये स्टूडेंट्स की मांग है, ये जायज बात है। पेपर लीक को लेकर आवाम में नाराजगी है, स्टूडेंट में नाराजगी है, ये भी एक जायज बात है। आप एजुकेशन सिस्टम से खुश नहीं हैं, ये आपका हक व खुशूस है। आप अपनी बात मनवाइए, आप अपनी बात के लिए प्रदर्शन करिए, आप अपनी बात के लिए अनशन पर बैठिए, सरकार से सवाल पूछिए, प्रतिनिधियों से सवाल पूछिए, सिस्टम से सवाल पूछिए। लेकिन सुमैया जी, जो कल सो कॉल्ड शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात लगातार प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर कर रहे थे, बेनसीर धारा 163 लागू थी, 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, जमा नहीं हो सकते थे, जंतर मंतर पर जगह दी गई थी प्रदर्शन करने के लिए, सरकार के खिलाफ सवाल उठाने के लिए। लेकिन कल जो प्रदर्शन हुआ है उसमें 118 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। और ये जो प्रदर्शनकारी आप देख रहे हैं सुमैया जी, ये एक प्राइवेट गाड़ी है जिसको पलट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ये कौन से वो लोग हैं शांति दूत जो शांतिपूर्ण तरीके से करके प्रदर्शन, फिर पत्थर भी मारा पुलिस को, पब्लिक की गाड़ी भी तोड़ी। आपका गुस्सा सरकार के खिलाफ था, दिल्ली की जनता, दिल्ली की पब्लिक प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं था। और कह रहे हैं कि पुलिस को यह आरोप लगा कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया। अगर एक रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को, वो तस्वीरें हैं, घेर कर 100 लोग मार रहे हैं सुमैया जी, तो क्या पुलिस वाला शहीद होने के लिए अपने आप को खुला छोड़ दे कि मुझे मार दीजिए जान से? सुमैया जी
बिल्कुल। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझसे आपने सवाल बहुत लंबे किए हैं, तो थोड़ा सा जवाब के लिए भी मुझे प्रॉपर टाइम मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है। सारी चीजें आपने गिनाई, सबसे पहले तो मैं शॉर्ट में यही कह दूं कि जो चीजें आपने गिनाई उन सब का एक नतीजा या हल ये हो सकता था कि आसानी से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए था, चाहे वो वक्ती लिया जाता। कम से कम इस देश के युवाओं की बात को रखने के लिए उस वक्त में जब नीट पेपर लीक के बाद बच्चों के करियर खत्म हुए होंगे, बहुत से ऐसों के जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा, और बहुत सारे वो बच्चे जिनकी जाने गई, किसी ने खुदकुशी कर ली, कुछ कर लिया, और वो उनकी कोई वापसी भी नहीं है। अगर ये आक्रोश, ये गुस्सा इस देश के नौजवानों में था या है, तो उसका भरम रखते हुए, क्योंकि वो ही हमारे देश का भविष्य है, हमें वक्ती इस्तीफा मतलब प्राइम मिनिस्टर को लेना चाहिए था और कहना चाहिए था इस पर पूरी जांच के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान जी बिल्कुल निर्दोष साबित होते हैं तो ये कुर्सी उनको वापस की जाएगी। और अभी प्रथम दृश्य ऐसा महसूस हो रहा है, तो आपकी बात रखते हैं, तो आपको उस मुहाने तक लाना ही नहीं था। फिर चलिए कोई बात नहीं, प्रोटेस्ट होने लगा, उसके बाद वहां पर पुलिस जो है वो क्रैकडाउन की कोशिशें कर रही थी शुरू से ही। जब मतलब 2 दिन पहले जब मैं गई थी तब भी वहां पे बड़ी सख्ती, और इधर से रास्ते बंद, उधर से बंद। देखिए मैं खुद भी एक आंदोलन से निकल करके आई हूँ, और मुझे मालूम है कि जब ये आंदोलन हो रहे होते हैं उस वक्त में पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना के, भले वो ऊपर से उनको आदेश मिलता हो, सबसे पहला काम ये करती है सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की पूरी कोशिश करती है। आप जो वीडियोस दिखा रहे हैं इससे खतरनाक वीडियोस मेरे पास हैं। मैं आपके चैनल पे आधिकारिक तरीके से बोल रही हूँ इस बात के लिए कि मेरे पास वो सारे साक्ष्य हैं जिसमें सीएनआरसी 19 दिसंबर 2019 को पुलिस ने शीशे तोड़ तोड़ के, गाड़ी के शीशे तोड़े हैं, गेट तोड़े हैं, घरों में घुस के बर्बरता की है। लेकिन उसके बाद बदनाम किसको किया गया था कि प्रदर्शनकारी वहां पर ईंटे पत्थर लेके आए थे। मैं पूछना चाहती हूँ, दिल्ली देश की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, पुलिस की और आपकी एलआई और इंटेलिजेंस की कहां सतर्कता होती है कि किसी भी प्रदर्शन से पहले कहां से पत्थर आ जाते हैं? इसका मतलब साफ यह है कि ये पत्थर कोई नहीं, ये पत्थर उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखवाए थे, ये पत्थर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में उस प्रदर्शनकारियों के आसपास रखवाए, और उसके बाद अपने ही लोगों से पत्थरबाजी करा के और बदनाम कराना कि ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। मैं माफी चाहती हूँ, मैं बहुत देर से भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन है या नेता है, मैं उनको सुन रही थी। वो कह रहे थे कि कड़ी सजा होनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो क्या ये होना चाहिए कि उनका इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था? मैंने उस दिन कहा थी ये बात कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आपको अपनी कुर्सी इतनी प्यारी हो गई कि आप लोगों को मरते, और उत्तर प्रदेश की दिल्ली में देश की राजधानी और उसको लेकर के कई खित्तों रहे हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं है। और प्रधानमंत्री का मैं अभी भी देख रही हूँ कई जगह आ रहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी। किस पे कार्रवाई होगी? अब आप क्या चाह रही थी कि खाली ये जो छात्र युवा उतर करके आए हैं, कि क्या देश की संपूर्ण जनता उतर करके आए? कौन सा युद्ध कराना चाह रहे हैं आमने सामने? भाई देखिए, आपने जंतर मंतर पर उनको इजाजत दी थे, फिर वहां पे पुलिस दल बढ़ा करके उनके अंदर एक खौफ पैदा करना, फिर उन्होंने एक संवैधानिक तरीका अपनाया कि शांतिपूर्ण एक मार्च करते हुए हम पार्लियामेंट तक जाएंगे और वहां पर अपनी बात रखेंगे। मुझे लगता है आपको उसकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी चाहिए थी, ना कि आपने वहां पे लठ बजवा दिए सबके ऊपर। वो बच्चे हैं देश के, और उसके बाद इस तरीके की तानाशाही किस बात की? यही वोटर्स हैं। असल में एक मैं छोटी सी बात कह दूं, असल में दिक्कत यह है नहीं है कि कौन वोटर है, कौन देश का है, कौन देश का जवान है, कौन देश के किसान है या जो भी हैं। इनको ये पता है कि मशीनरी में टेम्परिंग करके इतनी सेटिंग बाजी कर ली है कि मैं किसी को भी नाराज कर लूं, ऑलराइट इतनी बड़ी जनसंख्या को नाराज कर लूं, लेकिन मुझे वोट अपनी जो है बने बनाए मिलते रहेंगे और हम सत्ता में आते रहेंगे। ये गलत फहमी है। ठीक है सुमैया जी, प्लीज स्टे विद मी, साथ रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हाँ सुधांशु जी, एक रिएक्शन, उसके बाद मैं अपने बाकी 2 गेस्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ है, वेद सर भी मेरे साथ हैं, उनसे मैं जरा समझूंगा दिल्ली पुलिस के कामकाज का तरीका। सुधांशु जी प्लीज गो अहेड। एक छोटा सा रिएक्शन, मुझे ताज्जुब होता है कि हिंसा के खिलाफ एक शब्द सुमैया जी ने नहीं बोला। ये दिखाता है कैसे मिली हुई है, ये चाहती है कि और हिंसा हो। इनका दल ये चाहता है कि किसी तरह मैं चाहती हूं कि आंदोलन हो, झूठों का पर्दाफाश हो। एक देखिए, मैं बीच में नहीं बोला मैं आपके बिल्कुल बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में ना बोले। मुझे लगता है सभ्य समाज यही चाहता है कि हम लोग बात करेंगे। ये भड़काना चाहती हैं हिंसा को,
इसीलिए हिंसा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ये कह रही हैं कि इस्तीफा होना चाहिए था, इस्तीफा नहीं होगा तो क्या करेंगे? इस्तीफा होना ये सरकार का निर्णय है। अगर नहीं होगा तो हम अराजकता करेंगे, हम हिंसा करेंगे, हम जो है व्यवस्था के खिलाफ जो है कानून हाथ में लेंगे। कोई सभ्य समाज कानून पे चलता है, और जो राजनीतिक दल कानून के उल्लंघन का समर्थन करती है, ये कहती है ये आंदोलन से निकली है। मैं भी विश्वविद्यालय छात्र संघ का दिल्ली का अध्यक्ष रहा हूं, और उस जमाने में रहा हूं जिस समय की छात्र राजनीति जो है आंदोलनकारी थी, आज की ये हिंसात्मक नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो राजनीतिक दल इनमें रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगा आज वो बेनकाब हो गए हैं। पॉइंट टेकन सर। वेद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक टूल किट का मसला भी है। मेजर जनरल अनुज माथुर उस बारे में समझाएंगे। वेद सर, आपने तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन, ऐसे बहुत सारे रकस, बहुत सारे चीज़ें आपने देखी अपने पूरे करियर में, और मैं आपको 15 सालों से मैं फॉलो कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ये अभी सुमेर राणा जी कहा कि दिल्ली पुलिस हथकंडे अपनाती है, ये क्या क्या हथकंडे आप लोग अपनाते हैं? आप लोग खुद गाड़ियां तोड़ देते हैं, लोगों के घरों में जाकर आप चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं? दिल्ली पुलिस ये करती है क्या दंगों में? नहीं, ये यूपी पुलिस ने किया था। अच्छा, ठीक है मैम, वो यूपी पुलिस के लिए भी बात करेंगे। पुलिस पुलिस होती है देश की, चाहे वो किसी राज्य की हो। वेद सर, आप ऑडिबल नहीं हैं सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ अमित जी, मैं सुमैया राणा जी की बात का बाद में जवाब दूंगा। पहले मैं जवाब देता हूं कि किस तरह सारी चीजें घटित हुई। राइट सर। सुधांशु जी को पता है, मैं 3.5 साल एसीबी पार्लियामेंट रहा हूं, उससे पहले भी नई दिल्ली रहा हूं, और सुधांशु मित्तल जी का ऑफिस भी जंतर मंतर पर ही है। और एक हाई कोर्ट का ऑर्डर और एनजीटी का ऑर्डर था कि जंतर मंतर पर किस तरह के प्रदर्शन हो सकते हैं, रामलीला ग्राउंड पर कितनी गैदरिंग होनी चाहिए, बुराड़ी में किस तरह के प्रदर्शन होने चाहिए। ये बिल्कुल एक जैन जी के नाम से जो प्रदर्शन किया गया, मैं उसका एक एग्जाम्पल आपके दर्शकों को देना चाहता हूं। इस प्रदर्शन के अंदर जो दिल्ली का पहला मकोका का एक्यूज, आप दोबारा मैं बोल रहा हूं, मकोका एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, जिसका जो पहला एक्यूज कन्विक्ट हुआ था भारत सरकार अदालतों के द्वारा, उसका नाम था हाजी अफजाल। उस बीएसपी का कैंडिडेट था, हार गया था सीलमपुर से। वो उस दिन भीड़ को लीड क्यों कर रहा था? 65 साल का जैन जी वहां क्या कर रहा था? उनकी पत्नी शकीला, जो आम आदमी पार्टी की काउंसलर है सीलमपुर से, वो वहां पर महिला क्या कर रही थी? वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर क्या जैन जी में शामिल हो गई थी, यंगस्टर हो गई थी? उनका सारा परिवार क्रिमिनल है। उनका भाई छेनू जेल के अंदर है, भाई इकबाल, कमल, राका तमाम जेल के अंदर हैं। किस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया गया, मुझे कोई एतराज नहीं है कि आप प्रदर्शन करें, आप बैठे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, परंतु जिस तरह से वहां पर हिंसा का वातावरण तैयार किया गया, और जैन जी के नाम पर तमाम जिसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स थे। अब 70 लोग जो डिटेन है, ये सारे स्टूडेंट नहीं है, मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, इसमें कई लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है। किन लोगों ने इनको बुलाया, किन लोगों ने इनको फाइनेंस किया, ये तफ्तीश का विषय, जांच होगी और आखिर तक जांच होगी। अभी मैं जवाब देता हूं सुमैया मैडम का, उन्होंने बड़ा एग्जाम्पल दिया। अभी एक जल्दी में ताहिर हुसैन कन्विक्ट हुए हैं, जिनको सजा दी गई है सेशन कोर्ट से। उनकी छत के ऊपर क्या बोतलें और पत्थर और तमाम चीजें क्या दिल्ली पुलिस ने रखी थी? तो सुमैया राणा जी, थोड़ा एक जो पुलिस वाले हैं उनके, वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और आपकी जो डिंपल मैडम है वो भी गई थी, तो उनके लिए भी मैसेज है। और इस जो लीड कर रहे थे, इसमें संजय सिंह, केजरीवाल के तमाम लीडर्स लीड कर रहे थे, इस तमाम दंगल को लीड कर रहे थे। ये छद्मवेश के अंदर ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया हुआ प्रोटेस्ट था। दिल्ली पुलिस को इसमें बहुत भारी क्षति हुई, इवन कमिश्नर साहब को भी अपने पद से जाना पड़ा। ये एलिगेशन लगाया गया कि कंटिन्यूस क्यों करा गया, तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। उसमें आप उत्तर प्रदेश में, मैं यदि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, ये प्रदर्शन हो ही नहीं सकता था। वहां पर जिस तरह से योगी जी की सरकार है, इनको वो दुर्दशा करी जाती कि आप सोचती कि रोते लोग बैठकर सड़क पर बैठकर कि हमारे साथ क्या हुआ। ये तो दिल्ली पुलिस का एक पेशेंस, धैर्य है। और मैं अपना साथी जो भी हमारे सुधांशु जी हैं, उन्होंने पहले कह दिया कि एक पेशेंस, एक धैर्य की एक पराकाष्ठा थी। 120 पुलिस वाले इंजर्ड हैं, उसके अंदर स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी, सिपाही, सब इंस्पेक्टर रैंक के आदमी है। इनको किसने मारा या उन्होंने खुद पत्थर मार दिए? ये आप गाड़ियां शीशे में दिखा रहे हैं, 6 गाड़ियां पुलिस की तोड़ दी गई। क्या बताएंगे सुमैया किसने तोड़ी? ये बताएं कि पुलिस ने ही तोड़ के दिखा दिया होगा। ये वीडियो आपको निगाह नजर नहीं आती सुमैया?
आपको दिखाई नहीं देता कि कौन लोग तोड़ रहे हैं, कितने शरीफ और कितने गांधीवादी लोग हैं। बड़ी शर्म आती है सुमैया राणा, आप जैसे लोग इनको डिफेंड करते हैं। सुधांशु जी ने बिल्कुल कहा कि आपको कोई सिंपैथी नहीं है जो पुलिस जन इंजर्ड हुए हैं, इस देश का कानून है। यदि पार्लियामेंट में अमित सिंह घुस जाते तो इस देश की इज्जत क्या रह जाती। आपने देखा किसान आंदोलन पर आपने जब लाल किले पर चढ़कर हमारे तिरंगे की बदनामी की गई थी, मैं आज उस बात को, मैं और सुधांशु मित्तल और हमारे फौजी साहब बैठे हुए भूल नहीं सकते, उस चीज को कभी नहीं भूल पाएंगे। यदि ये उग्रवादी, यदि ये टेररिस्ट, ये क्रिमिनल, मैं बिल्कुल खुलकर बोल रहा हूं, ये क्रिमिनल है, ये कोई जनजी नहीं है। इनको नीट की स्पेलिंग नहीं पता, एनटीए का मतलब नहीं पता इन लोगों को। तमाम वीडियोस, हजारों वीडियोस हैं, जब वहां पर पूछा गया कि नीट बताइए किस परीक्षा में आप जानते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं थी। उनका पर्पस था केवल और केवल भीड़ बढ़ाना और ऐसे तत्वों को इकट्ठे करना। मेरा कहना यह है कि इसमें दीप के जो अमेरिका से आयातित है, जो बाहर से इंपोर्ट किया गया है, इसकी तमाम जांच होनी चाहिए, इसका पासपोर्ट सीज होना चाहिए, ये भागकर अमेरिका वापस ना चला जाए। क्योंकि ये तमाम जितना भी ऑर्गेनाइज जो फॉरेन में बैठे हुए, चाहे वो जर्मनी में बैठा हुआ है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, तीनों बैठे हुए हैं, तमाम की जांच होनी चाहिए। और इसकी फंडिंग कहां से हो रही थी। जो CA-NRC में जो एक मुस्लिम कार्यकर्ता था, वो डेली यहां पर खाना खिलाता था। इतना क्या उसका ऐसा बिजनेस है कि डेली 500-600 आदमी का खाना खिला रहा है? कौन सा ऐसा बिजनेस कर रहा है? ये तमाम चीज जांच का विषय है। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी नाम ही कॉकरोच है। SFI कहां से आ गई, आयसा कहां से आ गई, तमाम एसोसिएशन यूनियन की कहां से आ गई, वो तमाम लोग कैसे इकट्ठे हो गए? भीमसेना का क्या लेना देना था इससे? भीम जिंदाबाद, नेपाल को नेपाल की तरह बना देंगे, संसद तोड़ देंगे, तो दीपिके को फरार होने का मौका ना दिया जाए। जब दंगा हुआ तो दीप के फरार थे। ताज्जुब की बात, जो ऑर्गेनाइजर थे बांगचू अस्पताल चले गए और दीप के वहां मौके से फरार। ये कैसी लीडरशिप है? ये सब ऑर्गेनाइज था, जानबूझ के किया गया था। ये भारत सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र था। इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से अमेरिका के अंदर अरेस्ट होती है, सालों तक ये मुकदमा चलना चाहिए और हजारों की तादाद में अभी 70 अरेस्ट हुए हैं। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह से अमेरिका में व्हाइट हाउस में लगभग 6,500 लोगों को अरेस्ट किया गया, एक एक आदमी को अरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि इसमें 5 से ज्यादा आदमी वहां पर असेंबल नहीं हो सकते। जितने भी ये आदमी हैं, ये सब जेल के जाने के अधिकारी हैं। चाहे इनके लिए अलग से जेल मुकर्रर की जाए, इन तमाम की जांच होनी चाहिए। इनके I understand, इनको sir. अरेस्ट किया जाना चाहिए। I understand your emotion about Delhi police and all the security forces. मैं अनुज सर के पास जा रहा हूँ। समय जी, मैं आपके पास आता हूँ। अनुज सर, आपने तो इतने सालों सेना की सेवा की है और किस तरह से टूल किट पाकिस्तान से, मिडिल ईस्ट से एक्टिव होते हैं, यहाँ पर फंडिंग की जाती है, इनको खाना खिलाया जाता है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। कुछ मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स भी मैं दिखा रहा हूं सर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर लोग मर जाते तो उपद्रव और बड़ा हो जाता। ये मैसेज, ये जो ग्रुप है चलो संसद आंदोलन, जो ग्रुप है, उसके व्हाट्सएप की इमेजेस में दिखा रहा हूं, मेरा पीसीआर आपको दिखाएगा इफ पॉसिबल। उसमें लिखा हुआ है सर कि कोई मर जाता तो आंदोलन और बड़ा हो जाता, पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं, पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचा देंगे तो आंदोलन बड़ा हो जाएगा, दिल्ली में आंदोलन हम कर रहे हैं, यहां पे मीडिया कवरेज ज्यादा मिलेगी। इस तरह का कम्युनिकेशन वो सो कॉल्ड सीधे सच्चे बच्चे कर रहे थे, जिन्होंने 150 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया, गाड़ियां तोड़ दी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, मुर्दाबाद के नारे लगाए, नेपाल बनाने की बात कही। जनरल साहब, देखिए अमित, जय हिंद। पहले तो मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देता हूं कि ये आंदोलन छात्रों का कहीं से भी नहीं था। छात्रों ने शुरुआत करी, उनकी बात थी, मांग उनकी जायज है। लोकतंत्र में आवाज उठाना, विरोध करना बिल्कुल जायज है, लेकिन उस विरोध की आड़ में अगर देश विरोधी तत्व, एक सेकंड प्लीज, देश विरोधी तत्व अगर भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, देखिए पूरा इसको आपको समझने की जरूरत है अमित। ये बहुत गहरी साजिश है और ये साजिश अभी की नहीं है, ये सालों से साजिश हो रही है। ये साजिश कर रहे हैं वो लोग जो लोग चाहते नहीं कि भारत आगे तरक्की करे। ये एक सेकंड, हाँ बोलो अमित, आप कुछ कह रहे थे अमित, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, तो मैं जो कह रहा था, क्योंकि आपने बीच में कुछ कहा इसलिए मैं रुका। देखिए ये साजिश क्या है, देखिए ये जो जितना भी भारत में नहीं, भारत के आसपास भी जो हो रहा है,
उसको वो भी पूरा का पूरा इससे कनेक्टेड है। पिछले 1 सवा साल में जिस प्रकार से वैन डाइक और उसके जैसे 2 4 लोग और कुछ जैसलमेर में कोई कहीं, ये लगातार पकड़े जा रहे हैं, इसके ऊपर इसको भी उससे कनेक्ट करने की जरूरत है। फंडिंग, आज जमात इस्लामी बांग्लादेश के लेटर आ गया है कि हम इसका समर्थन करते हैं। आप मुझे बताएं कि इसका इसका क्या 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 अर्थ है। देखिए, ये बिल्कुल क्लियर कट 2 3 चीजें इसमें साफ उभर करके आती हैं। पहली बात तो यह है कि कुछ हमारे पड़ोसी जिनके यहाँ हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको लगा कि ये एक अच्छा मौका है, हमारे यहाँ तो जो हो रहा है वो होता रहे, उसको यहाँ पर हम रेप्लिकेट कर दें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश से इस प्रकार की आवाज आना, ये क्लियर इंडिकेट करता है कि ये जो लोग पकड़े गए, चाहे वो वन डाइक हो चाहे कोई भी हो, वो बांग्लादेश म्यांमार के बॉर्डर पे एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए थे। और उसके बाद ये जो कार्रवाई बांग्लादेश में हुई, उसी का एक्सटेंशन मुझे लगता है यहां पर हो रहा है। वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं इसको नेपाल बना दूंगा, आप मुझे बताएं वो कहां से एक बच्चा लग रहा है, कौन सा स्टूडेंट। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि ये पूरा प्री प्लान्ड था। इनके जो व्हाट्सएप के मैसेजेस पकड़े गए, आप दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो उनमें क्लियर लिखा हुआ है लाल सलाम, आज का दिन मोदी सरकार का आखिरी दिन होगा, इस तरीके की बातचीत। तो ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड अफेयर था कि जाकर के एक संवैधानिक संस्था के ऊपर कब्जा किया जाए। ये आप बिल्कुल मानिए कि किस प्रकार से आपके सैनिक को, जो जब संविधान इसके पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था 2001 में, अब कैसे आपके लोगों ने जान देकर के इस पार्लियामेंट को बचाया था, और उसी में अब दोबारा हमारे अपने लोग जाकर के उस पर हमला कर रहे हैं। और वो भी कब, इनका 12 बजे इनका खत्म हो गया था प्रदर्शन, बातचीत हो रही थी, दो इनके लोग किसी मंत्री जी के पास बैठे हुए थे, फिर अचानक से ये क्या हुआ। देखिए, एक पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर होता है, उसके ऊपर मेरा मानना यह है कि उसको जो व्यक्ति अपनी जान पे खेल करके आपकी रक्षा करने के लिए ड्यूटी कर रहा है, उसके ऊपर हमला, जिसे मैं पूरी तरह सहमत हूं। 120 लोग घायल हुए, जितने भी नेता हैं उसको, 2 जो स्टूडेंट घायल हैं उनको मिलने जा रहे हैं। कितने नेताओं की ने ये कोशिश करी कि वो जाकर के जो पुलिसकर्मी घायल हुए उनसे भी मिले, उनसे पूछें उनका पक्ष क्या था, ये देखें। ये देखिए, साजिश यहां से नहीं है, फंडिंग बाहर से आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ये जो है ये कल्मिनेशन है। मैंने जो बताया, पिछले 2 3 वर्षों से इसकी पूरी साजिश रची जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और हर एक राष्ट्र के जो दल है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको समझना चाहिए आज सरकार किसी और की है, कल समाजवादी की सरकार आएगी, क्या करेंगे आप। इसमें कोई सरकार या समाजवादी या कांग्रेस या बीजेपी का मतलब नहीं है। मतलब ये वो लोग हैं अमित, जो कि देश के दुश्मन हैं। ये वो लोग हैं, उनके इशारे पे